हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा थर्ड यूनिट का फोर्थ सेक्शन है और जिसका हम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि इसका नाम है रेंचेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है और इसमें से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सर्टेनली। तो देखिए रेंचेस, सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि रेंचेस होती क्या चीज है। देखिए आप सपोज कीजिए कि आपके पास बहुत सारे जो है फोर्सेस हैं, तो बहुत सारे फोर्सेस है तो यानी कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी होगी। तो ये हमने सपोज किया बहुत सारे हमारे पास फोर्सेस है जिनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है ये आपको नजर आ रही है, ये है। अब हम इन फोर्सेस को रिप्लेस करना चाहते हैं एक सिंगल फोर्स से, विद अ सिंगल फोर्स। मैंने एक फोर्स लिया ये, जिसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इन सब फोर्सेस को मैं रिप्लेस कर रहा हूं इस सिंगल फोर्स से। ये जो सिंगल फोर्स है मैंने शो किया, ये हमारा आर है, और एक कपल ऑफ मूवमेंट ले रहा हूं मैं। कपल ऑफ मूवमेंट से प्लस मैंने क्या लेनी है, एक कपल ऑफ मूवमेंट। ये कपल ऑफ मूवमेंट जो है ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं फर्स्ट सेक्शन में क्या होती है। तो हमने क्या लिया, एक सिंगल फोर्स लिया और एक कपल ऑफ मूवमेंट ली, और कपल ऑफ मूवमेंट जो है वो इस तरीके से ली कि जो इस कपल ऑफ मूवमेंट का एक्सिस है, जो इस कपल ऑफ मूवमेंट का एक्सिस है वो कोइंसाइड करता है किससे, इस लाइन ऑफ एक्शन से, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से। तो मैंने ये सपोज किया जो कपल ऑफ मूवमेंट है वो मैंने के ली, और उसका जो एक्सिस है इस कपल ऑफ मूवमेंट का वो कोइंसाइड कर रहा है इस फोर्स आर की लाइन ऑफ एक्शन से। देन जब अगर हम ऐसा कर पाते हैं कि जब हम ऐसा कर पाए कि हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस हैं, हमने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया, यानी हमने एक ऐसा सिस्टम ढूंढ लिया जिसको हम रिप्लेस कर पा रहे हैं किससे, एक सिंगल फोर्स से प्लस में एक कपल ऑफ मूवमेंट से, जिसकी लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड करती है किससे, जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की उससे। तो जो ये आर के है इसे हम लिखते ऐसे है आर के, यानी कि फोर्स आर विद मूवमेंट ऑफ कपल विद कपल ऑफ मूवमेंट के इज कॉल्ड रेंच। तो हम इसे बोलते हैं ये क्या है, हमारा रेंच है। तो आपको सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए कि रेंच क्या है, यानी क्या करना है, बहुत सारे फोर्सेस को हमें एक सिस्टम से रिप्लेस करना है। वो सिस्टम क्या है कि हमें एक सिंगल फोर्स लेना है और एक कपल ऑफ मूवमेंट लेनी है, और कपल ऑफ मूवमेंट किस तरीके से लेनी है, वो इस तरीके से लेनी है कि जो कपल ऑफ मूवमेंट का एक्सिस है वो कोइंसाइड करे किससे, लाइन ऑफ एक्शन की फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से। तो जब ये आर और के है टुगेदर अगर हम इनको लेते हैं तब हम ये बोलते हैं कि दे आर फॉर्मिंग अ रेंच। तो इसे हम बोलते हैं ये क्या है, हमारा रेंच है। अब देखिए, अब आती है सबसे पहले हमारी फर्स्ट थ्योरम। अब देखिए, अब ये हमारी थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। ये एक साल छोड़कर एक साल या हर साल ही लगभग ये एग्जाम में आ जाती है, या ये थ्योरम आती है या इसके ऊपर बेस्ड हम 4 इक्वेशंस डिराइव करेंगे जो उनका यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज सारा हम ये क्वेश्चन, ये थ्योरम मैं आपको समझाऊंगा और इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए इसमें कहा है, टू शो दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 फोर्सेस। सबसे पहले तो आपको थ्योरम की लैंग्वेज को समझना है। दिक्कत ये होती है कि हम थ्योरम को तो समझते नहीं और आंसर की तरफ भाग पड़ते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, वो क्या कहना चाह रहा है कि गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 फोर्सेस इक्विवेलेंट टू द गिवन सिस्टम इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। आप यहां पर रुक जाइए, आप यहां तक करेंगे हम पहले थ्योरम्स को। देखिए अब इस थ्योरम में वो क्या कहना चाह रहा है कि कोई गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 2 फोर्सेस से, जो किसके इक्विवेलेंट है, गिवन सिस्टम के। गिवन सिस्टम क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ फोर्सेस है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक नए सिस्टम में क्या कर सकते हैं, उसको नए सिस्टम से रिप्लेस कर सकते हैं जिसे हम रेंच बोलते हैं।
तो ये देखिए मैंने अभी आपको समझाया था जब मैंने क्वेश्चन शुरू किया था कि ये आपका क्या है, रेंच बना है, क्योंकि यहां पर हमने सारे जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है उसके जितने फोर्स थे उसको एक नए सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जिसको हम रेंच बोलते हैं। इसमें आर रिजल्टेंट फोर्स है और के क्या है, हमारा कपल ऑफ मूवमेंट है, और जिसका एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है किससे, इसकी लाइन ऑफ एक्शन से। किसकी लाइन ऑफ एक्शन से, रिजल्टेंट फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से। तो अब देखिए, अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि हम देखो जो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है वो किसके इक्विवेलेंट है, गिवन सिस्टम के। गिवन सिस्टम का मतलब यहां पर रेंच के, यानी अब हमें रेंच गिवन है, वो ये कह रहा है कि इस रेंच को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं फर्दर किससे, टू फोर्सेस से। और कितनी तरीके से कर सकते हैं, इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज से हम ऐसा काम कर सकते हैं। अब आप देखिए, हम सपोज कर रहे हैं ये जो ये हमारा रेंच है, ये मैंने आपका ये बनाया है ओ जेड, ये आर के, यानी ये रेंच बनाया है मैंने। जो ये लाइन मैंने यहां बनाई थी वो यहां बना दी, और मैंने कहा कि जो ये रेंच है जेड एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है। अपनी सहूलियत के लिए मैंने ऐसा कर लिया, किसी भी लाइन के अलोंग काम कर सकता है वो, हमने मान लिया कि वो जेड एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है। अब आप देखिए मैंने क्या किया, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की, ये पॉइंट को मैंने नाम दिया बी और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, सो दैट जो ये डिस्टेंस है ये ए होगा, आर्बिट्रेरी डिस्टेंस ए है ये, और ये आर्बिट्रेरी डिस्टेंस मैंने अपनी मर्जी से क्या ले लिया, बी ले लिया। ये इक्वल हो, ए और बी इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब मैंने क्या किया, मैं ये कहना क्या कर रहा हूं, अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ये हमारा रेंच है इसको मैं दो फोर्सेस से रिप्लेस कर रहा हूं। तो उसमें से एक फोर्स मैंने लिया R1, ये मैंने एक फोर्स लिया, पहले फोर्स का नाम मैंने कहा R1 है, और दूसरे फोर्स का नाम मैंने कहा वो ये R2 है। इससे मैं, और उनकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये आप ध्यान रखेंगे, उनकी लाइन ऑफ एक्शन हमारी ये है। और ये लाइन ऑफ एक्शन कैसे ली गई है, ये लाइन ऑफ एक्शन इस तरीके से ली गई है कि जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस के साथ ये तो एंगल बना रही है अल्फा डिग्री का, और जो ये लाइन मैंने ली है ये एंगल बना रही है बीटा डिग्री का। तो अब आपको ये समझना है, देखिए अब हमें ये बताना है कि जो ये गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है जो हमने किससे रिप्लेस कर दिया, रेंच से। ये रेंच जो है एक नए सिस्टम में यानी टू फोर्सेस में रिजोल्व किया जा सकता है, यानी जितना ये काम कर रहा है ये सिस्टम, रेंच सिस्टम, उतना ही ये दो फोर्सेस काम करेंगे। और यानी कि हम इस सिस्टम को दो फोर्सेस से रिप्लेस कर सकते हैं, और कितने तरीके से कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज से। ये हमें यहां पर प्रूव करना है। तो बाकी सारी चीजें मैथ में एज टी लिखी हुई है, वो आप खुद लिखोगे, जो मैंने बनाया वो लिखोगे। वी टेक द रिजल्टेंट फोर्स आर एंड द कपल ऑफ मूवमेंट के whose axis coincides with the line of action of the force R and it is taken as Z axis. We draw a line BOA perpendicular to OZ so that OA equal to small a and OB is equal to B. Let the force OZ, let the wrench, let the system of forces RK is resolved into two forces, is replaced by two forces, say R1 and R2. R1 makes an angle alpha degree with the Z axis. देखिए Z axis से बनाने का मतलब ये Z axis के पैरेलल मैंने लाइन ली है, यानी ये R1 जो है ये हम ये कहेंगे कि ये Z axis के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, अल्फा डिग्री का। और ये जो दूसरा फोर्स लिया है ये Z axis के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, बीटा डिग्री का। तो ये आपका सिस्टम है, देखिए, और ये इसको आप ट्रीट करोगे, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका जेड एक्सिस है, और यहां मान लीजिए मैंने ये बना लिया, ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है।
तो ये 3D मॉडल है। अब ये 3D मॉडल भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये चीज क्या है एक्चुअल में, क्योंकि यहां से ही आपको क्लियर नहीं होता कि ये बन तो दिख कुछ और रहे हैं लेकिन ये है कुछ और चीज। 3D मॉडल आपके लिए यहां पर बनाया है, तो अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे। अब इसको आपने समझना है इस चीज को। ये जो लाइन है आपका जेड एक्सिस है, ओ जेड जिसको आपने कहा है। ये जो फोर्स है, ये जो लाइन है, ये अगर आप देखेंगे ये मैंने इस जेड एक्सिस के पैरेलल ली है, और ये जो फोर्स है ये R1 है। देखिए ये बाहर की तरफ है ना, ये आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है। ये एक्चुअल में ये इस तरीके की इसकी शेप है, ये बाहर की तरफ है, और जो ये एंगल बन रहा है आप देखेंगे ये वाला एंगल इनके बीच में बन रहा है, ये अल्फा डिग्री का एंगल है। अब इसी तरीके से इस OZ के पैरेलल ये भी लाइन है, और ये जो R2 फोर्स है इसकी डायरेक्शन अपोजिट ली गई है, जो इस फोर्स की डायरेक्शन है। देखिए इस फोर्स की डायरेक्शन ये R1 इधर है तो ये R2 इधर है, और ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा कितने का बन रहा है, बीटा डिग्री का बन रहा है। तो ये अल्फा डिग्री का आपका एंगल है और ये आपका एंगल बीटा डिग्री का है। ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये भी जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन है। ये आपका फोर्स R1 है, ये फोर्स R2 है, ये अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है और ये बीटा डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। ये एक्स वाई प्लेन देखिए, एक्स वाई प्लेन नीचे की तरफ है। ये जेड, ये कौन सा प्लेन हो गया आपका, ये प्लेन हो गया आपका एक्स जेड प्लेन हो गया। ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस तो मैं ऐसे बनाऊंगा। ये देखिए ये अब मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। सपोज कीजिए ये वाई एक्सिस है आपका, ये मैंने मार्कर जो रखा है यहाँ पर, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये 3D शेप है। तो ये आपने समझना है। अब आपके माइंड में ये चीज बैठ गई होगी, जो ये मैं दिखा रहा हूं ये एक्चुअल में बाहर की तरफ है, और जो ये मैं R2 दिखा रहा हूं ये एक्चुअल में अंदर की तरफ है, जो आप इसमें देख रहे हैं। अब आपने समझना है कि अब हम फोर्सेस को रिजोल्व करते हैं। तो देखिए रिजोल्विंग दी फोर्सेस, बाकी सब जो मैंने बोला है वो मैथ में एज इट इज लिखा हुआ है, आप वहां से लिख सकते हैं, क्योंकि जो जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है वही मैंने बोला और वही आपने लिखना है। मैं टाइम बचाने के लिए और फिर मुझे बार बार रब करना पड़ेगा, इसलिए मैं उन चीजों को नहीं लिख रहा हूं। अब आपके समझ आ चुकी होगी, मैंने इतनी डिटेल में उसको समझाया है। अब देखिए रिजोल्विंग दी फोर्सेस, resolving the forces along and perpendicular to the OZ, यानी हम रिजोल्व करेंगे अब फोर्सेस को किसके अलोंग करेंगे, OZ के, और परपेंडिकुलर करेंगे OZ के। अब देखिए अब ये जो फोर्स है आपका R1 फोर्स को अगर हम जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये का मतलब ये है, तो क्या होता है फार्मूला, फोर्स इनटू में कोसाइन ऑफ द एंगल जितना वो बनाता है विद द गिवन एक्सिस जिसके अलोंग हम रिजोल्व कर रहे हैं। हम किसके अलोंग रिजोल्व कर रहे हैं, हम जेड एक्सिस के अलोंग रिजोल्व कर रहे हैं। ये जेड एक्सिस है तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, देखिए ये अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये आपका आ जाएगा R1 कोस अल्फा। इसी तरीके से इसको मैं रिजोल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा R2 कोस बीटा, यही आएगा R2 कोस बीटा। अब लेकिन ये देखिए अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है, यानी कि एक एंगल को नेगेटिव लिया जाएगा तो हम इसको नेगेटिव कह सकते हैं। तो ये माइनस बीटा है एक्चुअल में, और ये प्लस आ गया, और आपका ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, इसके रिजोल्व पार्ट के जो अलोंग दी जेड एक्सिस है। तो इसका रिजोल्व पार्ट देखिए क्या बनेगा, R कोस 0, क्योंकि जेड एक्सिस अपने खुद के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब ये क्या बन गया देखिए आपका, अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी R1 कोस अल्फा प्लस R2 कोस माइनस बीटा इक्वल टू R कोस 0। अब यहाँ पर R1 कोस अल्फा एस्टिज है, R2 कोसाइन जो होता है वो क्या होता है, इवन एंगल होता है। इवन एंगल का मतलब वो नेगेटिव एंगल को भी पॉजिटिव कर देता है, तो यानी ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल टू R कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका ये हो गया, यानी कि आपका बना है R इज इक्वल टू R1 कोस अल्फा प्लस R2 कोस बीटा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है।
तो इसे हम कहेंगे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब आप देखिए, अब इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम करेंगे तो सिर्फ क्या करना है, जहां आपने कोसाइन लिखा था वहां पर साइन लिखना है। जहां पर आपने कोस एंगल का यूज किया है वहां पर किसका यूज करेंगे, साइन एंगल का। तो क्या बनेगा, R1 साइन अल्फा प्लस R2 साइन माइनस बीटा। अब ध्यान देने वाली बात देखिए, अब यहां पर क्योंकि ये ऑड एंगल है, ये इवन एंगल नहीं है, तो साइन माइनस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस साइन बीटा के। इसमें जो एंगल से जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, तो साइन माइनस बीटा की यहां क्या हो जाएगा, माइनस साइन बीटा हो जाएगा। यानी ये आपका क्या बन जाएगा, यहां पर बीटा और ये साइन यहां पर माइनस का, क्योंकि माइनस साइन माइनस बीटा का मतलब माइनस साइन बीटा, और प्लस माइनस माइनस प्रोडक्ट में है बाहर, और R2 साइन बीटा और इक्वल टू R साइन जीरो के, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ये हमारा जीरो, तो इसको हम कहेंगे ये हमारी क्या आई है, सेकंड इक्वेशन आई है। अब ये जो चार इक्वेशन मैं यहाँ पर लिखूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इनको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, आपको याद भी रखनी है हर क्वेश्चन के लिए। जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे, जो सबसे पहले मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है अल्फा बीटा की और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है अल्फा क्या चीज है, बीटा क्या चीज है, इन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अभी तो मैंने रिजोल्व किया फोर्सेस को, अब मैं ले रहा हूं कपल टेकिंग दी मूवमेंट्स, टेकिंग दी मूवमेंट्स along and perpendicular to OZ। अब मैं मूवमेंट ले रहा हूं, अब ये ध्यान रखना, आपने मूवमेंट की बात कर रहा हूं, और मूवमेंट निकालने का फार्मूला जो होता है, मूवमेंट निकालने का जो फार्मूला रहेगा हमारा, वो आपके मैथ्स में भी दिया हुआ है, मैं भी लिख रहा हूं, वो क्या होता है, फोर्स इनटू में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है हमारा, और इनटू में साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ एंगल आ जाएगा हमारा। अब यहां से देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, R1 हमारा फोर्स है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जेड एक्सिस से, अगर ये जेड एक्सिस, क्योंकि एक्चुअल में तो ये पैरेलल लाइन है, ये किस लिए यूज होती है, सिर्फ एंगल को मेजर करने के लिए, एंगल बनाने के लिए। अब यहां पर देखिए, इसका डिस्टेंस इससे जो एक्चुअल जेड एक्सिस है उससे कितना है, a है, तो यानी ये बन गया आपका a इंटू में R1, और यहां से साइन ऑफ द एंगल, यानी क्या आ जाएगा आपका साइन अल्फा। तो ये आपका क्या बनेगा, पहले a R1 साइन अल्फा। अब देखिए, अब मैं इसका लूंगा अगर, तो याद आएगा R2 b R2 साइन माइनस बीटा आएगा, साइन माइनस बीटा आएगा, लेकिन जो बीटा है वो क्या है, हमारा ओड फंक्शन है, साइन जो है हमारा ओड फंक्शन है, तो साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये माइनस आ गया आपका। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर आप जो ध्यान रखनी है, जब मूवमेंट की बात करेंगे, यहां पर नहीं करनी थी वो बात हमें, लेकिन मूवमेंट में हमें ध्यान रखना होता है डायरेक्शन का भी, फोर्सेस की। तो यहाँ पर जो मैंने दिखाया था, जो R1 और R2 की डायरेक्शन अपोजिट है, एक की बाहर की तरफ है तो एक की अंदर की तरफ है, तो ये आपने ध्यान रखना, यानी उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो गई, तो एक उसके लिए हमें नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, यानी R2 को हम नेगेटिव लेंगे बैलेंस करने के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इक्वल टू किसके, k के। अब आप यहां कहेंगे, कभी यहां पर भी आप फार्मूला लगाने लग जाओ, k इंटू में कहो डिस्टेंस तो जीरो है, जेड एक्सिस का जेड एक्सिस से, इसलिए यहां पर k इंटू जीरो आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। अब हम मूवमेंट्स निकाल रहे हैं अलोंग ए लाइन, तो यहाँ पर जो मूवमेंट है वो k ही रहेगी, उसको नहीं निकालेंगे, k अलोंग द लाइन OZ निकाल रहे हैं, तो वो k गिवन ही है हमें, तो k जो है वो किसके इक्वल होगी, वो इसके इक्वल होगी, a R1 साइन अल्फा प्लस b R2 साइन बीटा के। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम निकालेंगे तो देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, a R1 क्या हो जाएगा, साइन की बजाय कोस हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है आपने, और यहां पर भी आपका b R2 कोस हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली जो बात है, देखिए अब एक R2 के साथ नेगेटिव साइन लगता है, ध्यान रखना है आपने, मैं बता चुका हूं आपको, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से लगेगा R2 के साथ नेगेटिव का साइन, और कोस माइनस बीटा लगेगा, क्योंकि बीटा नेगेटिव है, एक की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, एक की बाहर की तरफ है, तो यहां पर बीटा को हम माइनस बीटा लेते हैं इस वजह से, तो कोस माइनस बीटा तो कोस बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन है,
कोस माइनस बीटा कोस बीटा, तो वो यहां पर तो ये यहां पर तो पॉजिटिव हो गया और ये R2 नेगेटिव है, इस वजह से सिर्फ नेगेटिव का साइन आएगा। यहां पर दोनों आए थे, देखिए नेगेटिव, R2 नेगेटिव था, एक नेगेटिव वो हो गया था और यहां साइन माइनस बीटा की जगह माइनस साइन बीटा से रिप्लेस किया था, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए थे, तो इसलिए हमने प्लस का साइन लगाया था। तो देखिए अब इक्वल टू परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन में मूवमेंट होती है वो जीरो होती है, ये मैं आपको पहले ऑलरेडी जो हमारा मूवमेंट वाला चैप्टर है वहां पर बता चुका हूं। तो ये देखिए अब हमारी जो इक्वेशन बनी है वो ये है, लेकिन आपके मैथ में इसमें ये वाली इक्वेशन दी हुई है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, तो इक्वल टू जीरो हो गया। तो दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। तो ये हमने मूवमेंट्स ली है अलोंग दी ओजेड और परपेंडिकुलर टू ओजेड, और ये हमने रिजोल्व किया है फोर्सेस को अलोंग ओजेड एंड परपेंडिकुलर टू ओजेड। अब ये चारों के चारों रामबाण हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, हर क्वेश्चन में इनकी जरूरत होगी। अब देखिए अब मैं आगे करने लगा हूं क्वेश्चन को। अब हमें क्या, अब जो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। उसने ये कहा है ना कि हम जो सिस्टम है हमारा सिस्टम किसमें कन्वर्ट हुआ, रेंच में। अब रेंच को किससे रिप्लेस करके दिखा रहे हैं, दो फोर्सेस से, R1 और R2 से हम ये दिखा रहे हैं, इनको रिप्लेस किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, अब R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे। अब उससे क्या प्रूव होगा, साथ में ये कहा है कि अब ऐसा कितने तरीकों से किया जा सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे से। तो मैं वहां से ये दिखाऊंगा जो R1 और R2 की वैल्यू है वो इस A और B के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी उस R1 और R2 की जब आप वैल्यू निकालोगे उसमें A और B आएगा। जब A और B आर्बिट्रेरी है इट मींस R1 और R2 भी आर्बिट्रेरी होंगे। कहने का मींस ये है जब A B की वैल्यू बदलेगी तो R1 R2 की वैल्यू भी हर बार बदलेगी, और A और B को हम इनफाइनाइट वैल्यू दे सकते हैं, तो इसका मतलब R1 और R2 की वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी। इट मींस ये हुआ कि हमने सिस्टम को रिप्लेस कर दिखा दिया दो फोर्सेस से, और कितने तरीकों से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज से। तो बड़ा सिंपल सा है। अब आप देखिए मैं इसको रब करने जा रहा हूं ताकि मैं यहां पर जगह बना सकूं करने के लिए क्वेश्चन को, तो ये आपने ध्यान से समझना है। अब आप देखिए यहां पर मैं फोर्थ इक्वेशन ले रहा हूं, टेक फ्रॉम इक्वेशन 4। तो देखिए जैसे ही मैं फोर्थ इक्वेशन लेता हूं यहां पर, तो क्या होगा, यहां से देखिए A R1 cos अल्फा इक्वल आएगा किसके, B R2 cos बीटा के, आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस A को इसके नीचे लेके जा रहा हूं और इस B को इसके नीचे लेके जा रहा हूं, ले जा सकता हूं। अब ये जो क्वांटिटी हमारी आई है, देखिए ये किसके इक्वल आई है। अब अगर देखिए फ्रैक्शन में इक्वल है तो इनका सम भी क्या होगा, इसी के इक्वल होगा, यानी कि ये इक्वल होगा किसके, R1 cos अल्फा प्लस R2 cos बीटा ओवर में A प्लस B के। यानी कि अगर दो फ्रैक्शंस इक्वल है तो जो न्यूमरेटर का सम है और जो डेनोमिनेटर का सम है वो भी इसी फ्रैक्शन के इक्वल हो। सिंपल सी बात है, जैसे ये 1/2 है मान लीजिए और ये आपका है 4/8, 4/8 का मींस 1/2 ही हुआ। अगर आप इन दोनों को ऐड करो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को 4 + 1 5 और ये 8 + 2 10, तो ये भी 1/2 ही आया। तो ये आप करके दे सकते हैं, यूनिवर्सली ट्रू है। तो इसी चीज का हमने यहाँ पर यूज किया है। तो अब यहाँ से देखिए आपका ये चीज यहाँ से आई है, और ये दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू किसके होगी, R1 cos अल्फा प्लस R2 cos बीटा। देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 किसके इक्वल है, R के, तो यहां से ये R/A प्लस B के आपका इक्वल आ जाएगा। अब देखिए अब मैं अगर इसको इसके इक्वल रखता हूं तो यहां से मैं R1 की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, R1 cos अल्फा की, सॉरी इसको ले रहा हूं, तो यहां से आपका आएगा दिस इंप्लाइज R1 cos अल्फा जो है वो किसके इक्वल आएगा, BR ओवर में A प्लस B के। और अगर मैं इसको इक्वल रखता हूं, ध्यान देते रहिएगा, तो R2 जो cos बीटा आएगा आपका वो आपका इक्वल आएगा AR में A प्लस B के। इसे आपका ये इक्वेशन नंबर 5 और इसे आपका ये इक्वेशन नंबर 6। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो
हमने फोर्थ इक्वेशन को लेकर काम किया और उसमें यूज हुआ किसका, फर्स्ट इक्वेशन का। अब देखिए मैं सेकंड इक्वेशन को लेकर काम करूंगा, उसमें यूज होगा थर्ड इक्वेशन का। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो मैं कहां का देखते हैं इसके लिए हम। तो देखिए आपकी ये वैल्यू आ चुकी है यहां से, मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि मैं आगे स्पेस बना सकूं। तो ये r1 cos अल्फा की वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं आपकी, ये r1 cos अल्फा की वैल्यू जो आपकी आई है वो आई है br बाई में a प्लस बी, जिसको आपने कहा है इक्वेशन नंबर 5, और जो r2 cos बीटा की वैल्यू आई है वो आपकी आई है ar ओवर में a प्लस बी, इसे आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 6 आई है। तो इसका हम अभी यूज करेंगे, ये इसलिए मैंने यहां पर लिख दी। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां से आप देखिए आपका क्या आएगा, r1 साइन अल्फा किसके इक्वल होगा, r2 साइन बीटा के। मैं क्या कर रहा हूं, इसको a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऊपर तो a से डिवाइड भी करना पड़ेगा, b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो b से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों कर रहा हूं अभी आपको खुद ही पता चलेगा। तो देखिए इसको ये किसके इक्वल आएगा, फिर वही उसी रूल का हम यूज कर रहे हैं, दो फ्रैक्शन इक्वल है तो उनका जो न्यूमरेटर का सम और डिनोमिनेटर का सम आएगा वो भी उसी के इक्वल होगा, जो फ्रैक्शन वहां से बनेगी। तो ये आपका आ जाएगा ar1 साइन अल्फा प्लस br2 साइन बीटा ओवर में a प्लस बी, और यहां से आपका देखिए ये ar1 साइन अल्फा प्लस br2 साइन बीटा किसके इक्वल है, k के। तो देखिए ये a और ये बनाने की इक्वेशन, r1 साइन अल्फा तो मेरे पास आ गया था, मुझे a की और जरूरत थी ताकि मैं इस इक्वेशन का यूज कर सकूं। ये br2 साइन बीटा मेरे पास आ गया था, लेकिन मुझे b की और जरूरत थी, मुझे पता था कि मुझे इस इक्वेशन का यूज करना है, तो इसलिए। तो अब यहां से ये आपका आ गया k बाई में a प्लस बी। अब आप इसको इसके इक्वल रखेंगे, अगर आप इसको इसके इक्वल रखते हैं, देखिए r1 साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, k बाई a प्लस बी के, सिंपल सी बात है। और इसको इसके इक्वल रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, r2 साइन बीटा जो है आपका किसके इक्वल आ जाएगा, k बाई a प्लस बी के। तो क्योंकि a से a कैंसिल नहीं होना और यहाँ b से b कैंसिल होना, यानी r1 साइन अल्फा इसके इक्वल और r2 साइन बीटा भी इसके इक्वल। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 7 और इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 8। अब आप देखिए ये r1 cos अल्फा है और ये r1 साइन अल्फा है। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7 स्क्वेयरिंग और एडिंग बोथ साइड, तो क्या बनेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे r1 cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर r1 sin स्क्वायर अल्फा, r1 स्क्वायर कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा जो 1 होता है। तो यानी आपका क्या आएगा, यहां से आपका जो आएगा वो आएगा r1 का स्क्वायर आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा b स्क्वायर r स्क्वायर ओवर में a प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस, और यहां से क्या आएगा k स्क्वायर बाई में a प्लस बी की होल स्क्वायर। मैं a प्लस बी की होल स्क्वायर को एलसीएम लूंगा तो ऊपर आ जाएगा b स्क्वायर r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यानी इसको इकट्ठा करके लिखूं तो ये आपका बन जाएगा ये चीज। देखिए ये इसी तरीके से स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे हम किसमें, 6 और 8 में। आप लिखोगे अप्लाइंग स्क्वेयरिंग और एडिंग इन इक्वेशन 6 एंड 8 बोथ साइड्स, तो आपका यहां से r2 स्क्वायर जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, सेम इसी तरीके से a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ओवर में a प्लस b स्क्वायर। तो यानी कि आपका देखिए r1 और r2 एग्जिस्ट करता है, जब स्क्वायर एग्जिस्ट करता है तो ये भी एग्जिस्ट करेंगे, और लेकिन ये डिपेंड है किसके ऊपर, a और b के ऊपर। और a और b आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट्स हैं, चूजन डिस्टेंसेस हैं, तो दे कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज, सो द r1 एंड r2 कैन आल्सो टेक इनफाइनाइट वैल्यूज। इट मींस जो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी replaced by two forces in an infinite number of ways। क्योंकि गिवन सिस्टम किस में रिप्लेस होगा, रेंच से किया, और रेंच को फिर हमने दिखाया
कि हम उसको टू फोर्सेस से रिप्लेस कर सकते हैं। और कितने तरीके से कर सकते हैं? इनफाइनाइट वे से। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये जो R1 और R2 की वैल्यू है वो A और B के ऊपर डिपेंड कर रही है। R और K तो फिक्स है, लेकिन A और B का भी यूज हो रहा है, और A जैसे ही A और B बदलेंगे वैसे वैसे R1 और R2 की वैल्यू बदलेगी। तो ये कितने तरीके से बदल सकते हैं? इनफाइनाइट वे से बदल सकते हैं। तो इट मींस R1 और R2 भी इनफाइनाइट वे से निकलेंगे, यानी एग्जिस्ट करेंगे। तो यानी कहने का मींस ये हुआ कि जो हमारा जो रेंच है, जो किसके इक्विवेलेंट है? गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस के, उसको क्या कर सकते हैं? हम दो फोर्सेस से रिप्लेस कर सकते हैं। और कितने तरीके से कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे से कर सकते हैं। अब आ जाती है हमारी थ्योरम की लास्ट लाइन। ये देखिए, अब यहां से वो कहना चाह रहा है and that the tetrahedron formed by the two forces is of constant volume। अब जो मैंने 3D फिगर ली थी, जो मैंने 3D फिगर बनाई थी, अगर मैं उनको लेकर एक टेट्राहेड्रन बन जाता है, वहां से उनको लेकर एक टेट्राहेड्रन बनेगा, तो वो टेट्राहेड्रन जो बनेगा उसमें देखिए, देखेंगे आप, टेट्राहेड्रन इस शेप का होगा आपका, ये आपका टेट्राहेड्रन है। तो टेट्राहेड्रन जो हमारा ये बनेगा हमेशा, क्योंकि R1 और R2 अलग अलग आएंगे, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे से हम इसको कर सकते हैं। तो लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी केस आप लोगे तो जो आपने वो सिस्टम बनाया है, जो मैंने 3D सिस्टम आपको दिखाया था, A और B की अलग अलग वैल्यू लेकर अगर आप बनाओगे, जितने भी सिस्टम बनाओगे उनसे, लेकिन टेट्राहेड्रन भी अलग अलग बनेंगे। लेकिन जो टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम का मींस क्या हुआ? जो टेट्राहेड्रन इसके अंदर किसी भी चीज को कंटेन कर सकता है, वो कैपेसिटी है जो इस टेट्राहेड्रन की, वो सेम रहेगी, यानी वो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। हम कोई भी टेट्राहेड्रन बना ले A और B की डिफरेंट वैल्यू लेकर, तो वो हमें अब यहां पर प्रूव कर दिखाना है। देखिए वो हम कैसे प्रूव करते हैं। अब देखिए आप, जो हम इस वॉल्यूम निकालेंगे टेट्राहेड्रन का, तो ये टेट्राहेड्रन देखिए ये बना है हमारा ABCD। ABCD कैसे बनाना है? हमने देखिए ये यहां से लिया गया, ये ABC, और ये जो मैं अगर इसको मिलाऊंगा तो यानी ये बन गया हमारा ABC। इसको हम बनाएंगे बेस नीचे, और ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। तो यानी कि जो ये हमारा फोर्स है, ये AB को हम परपेंडिकुलर लेंगे, इसे बेस लेंगे और इसको मिला देंगे BC को, तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए जो वॉल्यूम होता है टेट्राहेड्रन का, ये ABC आपने बेस में लेना है ट्रायंगल। उसके बाद D, ये हमारा BD है, देखिए ये BD है, ये BD वाली लाइन है। तो यहां से हम बाकी इनको मिलाएंगे तो ये हमारा टेट्राहेड्रन फॉर्म होगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला होता है वो होता है 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जो ABC ट्रायंगल बना है वो देखिए वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फार्मूला हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस कितना है हमारा, BC को छोड़ दीजिए, यानी AB इंटू AC। ये आपका आ जाएगा, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, बेस इंटू परपेंडिकुलर फार्मूला हमने लगाया। और यहाँ पर परपेंडिकुलर फ्रॉम D अपॉन ट्रायंगल ABC। अब देखिए 3D है, इसको आपने ध्यान रखना है, अपने माइंड में काम करते ध्यान रखना है। D से हमने ट्रायंगल ABC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने D से। ये 3D है, क्योंकि आप ये ध्यान रखेंगे बार बार इस चीज को, तो इस पॉइंट को मैं O कह देता हूं। तो मुझे ये निकालना है कि जो ये परपेंडिकुलर D से हमने डाला है, यानी कि ये हो गया हमारा OD। तो ये OD किसके इक्वल होगा? तो ये OD आपका इक्वल होगा BD साइन अल्फा प्लस बीटा के। ये हमारा इस क्वांटिटी के इक्वल होगा। ये BD, ये क्योंकि ट्रायंगल बन रही है, देखिए इस ट्रायंगल को हम लेंगे यहाँ पर, तो हम यहां से ये निकाल रहे हैं, हमें देखिए क्या निकालना है, एक तरीके से हमें OD निकालना है। OD हम निकालेंगे OD अपॉन में BD, ये आपका BD क्या है हमारा, हाइपोटेनस बनेगा। ये आपका परपेंडिकुलर बन रहा है, परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेनस साइन के इक्वल होता है। और ये जो एंगल बनेगा ये इन दोनों एंगल का सम बनेगा, यानी कि ये आपका बनेगा किसके इक्वल, साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। और यहां से यानी OD की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो BD साइन अल्फा प्लस बीटा, तो वो मैंने यहाँ पर लिखी है। आप देखिए ये आपका टोटल बन जाता है 1/6 AB। अब ये देखिए ये AB है, ये आपका A था और ये आपका B था, तो ये AB कितना बना
ए प्लस बी बना आपका। एसी एसी ये है, एसी क्या है हमारा R1 फोर्स है मैग्नीट्यूड का, और ये BD क्या है R2 मैग्नीट्यूड का फोर्स है, और ये साइन अल्फा प्लस बीटा को मैं अगर ओपन कर दूं साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ये मैंने इसको ओपन कर दिया, इसको मैं हटा देता हूं, तो ये आपका आ गया 1/6 a प्लस बी। R1 R2 को मैं अंदर ले जाऊं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए आप R1 साइन अल्फा और R2 कोस बीटा प्लस R1 कोस अल्फा और R2 साइन बीटा। तो अब ये सब वैल्यू R1 साइन अल्फा, R2 कोस बीटा, R1 कोस अल्फा, R2 साइन बीटा, ये सब वैल्यू हम निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 और 8 जो आपकी आई थी। तो मैं वो लिख रहा हूं यहां पर 1/6 a प्लस बी, ये आपकी जो वैल्यू आई थी ये आई थी इनमें से के ए प्लस बी, मुझे ध्यान नहीं है, अब ये इसकी भी हो सकती है इसकी भी, ऐसे इन दोनों में से एक की वैल्यू आई थी k/a प्लस बी, किसी भी एक की आई होगी वो आप देख लेना क्यों। और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आई थी इसकी जो वैल्यू आई थी बी आर ओवर में a प्लस बी, और यहाँ आई थी ए आर ओवर में a प्लस बी, ये हमारी यहाँ से वैल्यू आई थी। तो ये हमारा बन जाता है, देखिए कॉमन लिया है, देखिए अब यहाँ पर a प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी की होल स्क्वायर जो है एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आपका बी आर इंटू के और ए आर इंटू के, यानी कि आर के कॉमन आएगा, वो मैंने कॉमन लिया, अंदर यहाँ से b बचेगा प्लस और यहाँ से a बचेगा। इस a प्लस बी से एक a प्लस बी कैंसिल होगा, इस a प्लस बी से ये a प्लस बी कैंसिल होगा, तो ये आपका RK/6 या KR/6 लिख सकते हैं। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, R इज फिक्स, K इज फिक्स एंड 6 इज फिक्स, सो वॉल्यूम इज फिक्स्ड। तो यानी कि हमको मतलब ये सिस्टम तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे से बनेगा, क्योंकि ए बी की वैल्यू बदलेगी तो ये सिस्टम बदलता रहेगा, R1 R2 की वैल्यू बदलती रहेगी, लेकिन जो वॉल्यूम फॉर्म्ड होगा उससे आप अगर ये वॉल्यूम जो टेट्राहेड्रल फॉर्म होगा उसका जो वॉल्यूम आएगा वो हमेशा फिक्स ही आएगा, R × K/6। तो यही हमें इसमें प्रूव करना है।